अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब का नाम है यूसुफ बिन ताशफीन। ये किताब उंदलस की तारीख़ का वो बाब है जो एक कौम के गुमनाम रज़ाकारों के खून और पसीने से लिखा गया है। यूसुफ बिन ताशफीन एक आफताब था जो उंदलस के मुसलमानों के लिए आज़ादी और मुसर्रत की सुबह का पैगाम लेकर आया था, लेकिन इसकी नमूद इन गुमनाम मुजाहिदीन की कुर्बानियों का सिला थी, जिन्होंने अलाम व मसाइब की तारीक रातों में उम्मीद की कंदीलें बुलंद की थीं। मैं ये किताब मिल्लत के उन फर्जंदों के नज़र करता हूँ जो हमारी तारीख़ के हर दौर में वक्त की आंधियों और तूफ़ानों से बरसरे पैगार रहे हैं, जिनकी बेलौस कुर्बानियों के तोफ़ैल हमारा माजी काबिल फ़ख्र है और जिनकी जुर्रत और हिम्मत हमारे मुस्तकबिल की ज़ामन है। नसीम हजाज़ी। पहला बाब, अब्दुल मनम और उसके बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद अहमद ठहरो, एक कवि हैकल आदमी ने, जिसके साथ एक कमसन लड़का सुस्त रफ्तार से चल रहा था, अपने आगे जाने वाले दो लड़कों को आवाज़ दी। साद और अहमद एक छोटे से खड्ड को अबूर करने के बाद एक बाग की शिकस्ता चार दीवारी के करीब पहुंच चुके थे। वो मुड़कर अपने साथी की तरफ देखने लगे। कवि हैकल आदमी, जिसकी उम्र कोई 40 साल के लगभग मालूम होती थी, उनके करीब पहुंचकर बोला, हसन बहुत थक गया है। एक लड़के ने, जो उम्र में दूसरे लड़कों से बड़ा मालूम होता था, जवाब दिया, अलमास चचा, हम मदीना तुज़ारा से होकर जाएंगे। फिर वो हसन की तरफ मतवजा होकर बोला, हसन तुम थक गए हो? हसन ने जवाब दिए बगैर अपनी कमान ज़मीन पर फेंक दी और गले से तरकश उतारते हुए मुंह बसोर कर एक पत्थर पर बैठ गया। कवि हैकल आदमी उसके करीब एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया और टांगें दराज करते हुए बोला, देखो भाई, तुम भी थोड़ी देर यहाँ सस्ता लो, फिर जोहर की नमाज पढ़कर सीधे घर चलेंगे। तुम भी थके हो चचा? साद ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वाह भाई, मैं भी कोई बच्चा हूँ कि तुम्हारे साथ 8-10 मील चलकर थक जाऊँ? अहमद ने हंसते हुए कहा, देखा कि हम ख्वाह 2 मील ही चलें, लेकिन चचा अलमास हमेशा यही कहता है कि हम 10 मील तय कर चुके हैं। हसन ने कदर बिगड़ कर कहा, चचा अलमास ठीक कहता है, हम 10 मील से भी ज़्यादा चले हैं। अहमद ने कहा, हसन, मैंने नहीं कहा था कि तुम थक जाओगे, इसीलिए घर पर ही रहो। तुम्हारी वजह से हम ज़्यादा दूर ना जा सके, वरना शिकार ज़रूर मिलता। जी वाह, खुद तो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सके और कहते हैं कि मेरी वजह से शिकार नहीं मिला। साद ने कहा, अच्छा हसन, ये बताओ कि अब यहाँ से सीधे घर चलें या अलजहर की तरफ? हसन ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, वहाँ किसी दिन घोड़ों पर सवार होकर जाएंगे। अब अगर हम वहाँ गए तो घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। अहमद ने कहा, कुल 1 मील का फ़र्क पड़ेगा। इस बाग से आगे नदी है और नदी के पार मदीना तुज़ारा के महल शुरू हो जाते हैं। अच्छा चलो, हसन ने बादल नख्वास्ता उठकर अपनी कमान और तरकश संभालते हुए कहा। चचा अलमास, जो अब ऊँघ रहा था, बोला, हसन, इनकी बातों में ना आओ, ये तुम्हें शाम तक वहाँ फिराते रहेंगे। वहाँ कोई नई चीज़ तो है नहीं जो तुमने नहीं देखी। हसन ने चचा अलमास की मदाखलत को गनीमत समझा और दोबारा उसी पत्थर पर बैठ गया। हसन की उम्र 7 साल थी और वो अपने भाइयों के साथ शिकार के लिए आया था। अहमद उससे 3 साल और साद 5 साल बड़ा था। अलमास उनका नौकर था और वो उसे चचा अलमास कहा करते थे। चचा का लफ्ज़ अलमास के साथ इस कदर मौजू मालूम होता था कि पड़ोस के छोटे और बड़े सब उसे चचा अलमास ही कहते थे। चंद लम्हे ये तीनों भाई इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक अहमद ने अलमास की तरफ इशारा किया। वो गहरी नींद पे खर्राटे ले रहा था। साद ने कहा, चलो पहले ये बाग देखते हैं। हसन ने पत्थर से उतरकर ज़मीन पर लेटते हुए कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तुम यहीं ठहरो, हम अभी आ जाएंगे। आओ अहमद। साद और अहमद बाग में दाखिल हुए। शिकस्ता 4 दीवारी से आगे एक और 4 दीवारी थी, जिसके अंदर पुरानी वज़ा के मकानात नज़र आते थे। थोड़ी ही देर चलने के बाद उन्हें दीवार के पार लड़कों का शोर और कहकहे सुनाई दिए। वो अचानक रुककर एक दूसरे को देखने लगे। साद ने एक लम्हे के लिए सोचा,
ये अल्ज़ाहर के लड़के होंगे, चलो देखते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दूसरे बाग के दरवाजे में खड़े अंदर झांक रहे थे। इस बाग की हालत पहले बाग की बनिस्बत अच्छी थी। सेब के दरख्त फल से लदे हुए थे। एक सिरे पर एक वसी महल था जिसका बेशतर हिस्सा पेवंद ज़मीन हो चुका था। बाकी हिस्से की शिकस्ता छतें और टूटे हुए दरवाजे जाहिर करते थे कि यह मकान एक मुद्दत से गैर आबाद है। बाग में एक तालाब था जिसके दरमियान संगे मरमर की बारादरी थी। चारों तरफ से सुर्ख पत्थर की सीलें इस बारादरी तक पहुंचने के लिए पुलों का काम देती थीं। बारादरी के एक कोने में फर्श से कोई 2 बालश्त ऊंचा संगे मरमर का एक छोटा सा चबूतरा था। कोई 15 लड़के इस बारादरी में जमा होकर शोर मचा रहे थे। ये सब सेब के घने दरख्तों की तरफ देखकर कह कहे लगा रहे थे। थोड़ी देर में एक लड़का जिसके हाथ में लकड़ी का असा था नमूदार हुआ और उसने तालाब के किनारे पहुंचकर बुलंद आवाज़ में कहा, सुल्तान मौज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। साद ने हंसते हुए कहा, अहमद, ये बादशाह और राया का खेल खेल रहे हैं। बेवकूफ़ कहीं के, अहमद ने संजीदा होकर कहा। दरख्तों के झुंड से एक और लड़का नमूदार हुआ जिसके सर पर बालिश्त भर ऊंची टोपी थी। लड़कों ने उसे देखकर कह कहा लगाया, लेकिन जब वो बारादरी के पास पहुंचा तो सब उठकर खड़े हो गए। टोपी वाला लड़का चबूतरे पर बैठ गया और बाकी सब नीचे फर्श पर बैठ गए। बाज़ लड़के अभी तक हंस रहे थे, लेकिन टोपी वाले ने ताली बजाई और वो खामोश हो गए। इसके बाद दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। एक लड़के ने उठकर एक टूटी फूटी नज़म पढ़ी। उसने भी नज़म ख़त्म नहीं की थी कि बाग का एक माली सेबों की एक टोकरी उठाए तालाब के किनारे पहुंचकर बुलंद आवाज़ में बोला, लीजिए मैं सेब ले आया हूँ। महफिल में एक बार फिर थोड़ी देर के लिए कह कहे गूंजते रहे और बादशाह को बार बार ताली बजानी पड़ी। माली जवाब ना पाकर आगे बढ़ा और उसने सेब की टोकरी बादशाह के करीब चबूतरे पर रख दी। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा कि अब अगर कोई हंसा तो मैं दरबार बर्खास्त कर दूंगा। लड़के फिर संजीदा हो गए। मुशायरा फिर शुरू हुआ। कोई अपना और कोई कुर्तबा के मशहूर और मारूफ शोरा का कलाम सुना रहा था और नकली बादशाह हर शायर को 2-2 सेब इनाम दे रहा था। साद और अहमद तालाब के किनारे पहुंच चुके थे। लड़कों में से किसी ने देख लिया। थोड़ी देर में तमाम लड़के इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। किसी ने कहा, अरे ये कौन है? दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, ये पहाड़ी डाकू हैं और हमारे बादशाह पर हमला करने के लिए आए हैं। नकली बादशाह ने हुक्म दिया, इन डाकुओं के तरकश और कमाने छीन लो और उन्हें गिरफ्तार कर लो। एक लड़का जो इस ड्रामे में सपा सलार का पार्ट कर रहा था उठकर बोला, आलीजा, अगर उन्होंने तीर चला दिए तो वो तो बिल्कुल जंगली मालूम होते हैं। एक और लड़का उठकर बोला, हमारा सुबह सलार बुज़दिल है, इसलिए आप खुद इनका मुकाबला करें, वरना राया कहेगी कि बादशाह भी बुज़दिल है। नकली बादशाह सोच में पड़ गया। साद और अहमद के कानों तक इस लड़कों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज पहुंच चुके थे। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अखी चलो वापस चलें। तुम इनसे डरते हो? साद ने बिगड़ कर कहा। अहमद ने ज़रा तल्ख होकर जवाब दिया, कौन कहता है कि मैं इनसे डरता हूँ? आओ फिर, साद ने आगे बढ़ते हुए कहा। अहमद अपने भाई के साथ आगे बढ़ा और वो तालाब के मिंड पर बैठकर बेपरवाही से नकली बादशाह और उसके साथियों की तरफ देखने लगे। नकली बादशाह ने दबी ज़बान में बाकी लड़कों से कहा, आओ हम चुपके से इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं, फिर मैं इनके साथ बातें करूँगा और तुम इनकी कमानें छीन लेना। थोड़ी देर में तमाम लड़के बारादरी से निकलकर साद और अहमद के गिर्द जमा हो गए। नकली बादशाह वैसे भी अपनी उम्र और मोटापे के बायस इस गिरोह का लीडर मालूम होता था। तुम कहाँ से आए हो? इसने साद और अहमद के करीब पहुंचकर सवाल किया। हम करतबा से आए हैं, साद ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा तमाशा देख रहे थे। इन लड़कों में से साद का एक हम उम्र जिसके सर पर मखमल की सुर्ख टोपी थी एक कदम आगे बढ़कर बोला, तुम हमारे साथ खेलोगे? साद ने जवाब दिया, नहीं, हमें तुम्हारा खेल पसंद नहीं। क्यों? उसने सवाल किया। तुम शायरों और बादशाहों की नकल करते हो। तुम शायर नहीं हो? नहीं, मुझे शायरी से नफ़रत है। क्यों? शायरी एक सिपाही को आराम तलब और बुज़दिल बना देती है। नकली बादशाह ने कहा, ये कौन कहता है? मेरे अब्बा जान कहा करते हैं। फिर तुम्हारा अब्बा कोई जंगली होगा। साद का चेहरा तमतमा उठा, ताहम उसने गुस्सा ज़ब्त करते हुए कहा,
किसी के बाप के मुतालिक ऐसे अल्फाज कहना बुज़दिल और कमीने लड़कों का काम है। अब नकली बादशाह अपने साथियों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो हमले के लिए तैयार ना थे। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने इस मरहले पर मदाखलत करते हुए कहा, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? साद ने जवाब दिया, हमें शाहसवारी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, तेगजनी पसंद है। अब अहमद की बारी थी। वो बोला, हम दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं और तैरना भी जानते हैं। तुम इस दरख्त पर भी चढ़ सकते हो? एक लड़के ने सवाल किया। अहमद ने इस बात पर सर हिला दिया। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने साद की तरफ मुतवज्जा होकर सवाल किया, तुम पढ़ना भी जानते हो? क्यों नहीं? साद ने जवाब दिया। नकली बादशाह ने सवाल किया, कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं तुमने? इसके जवाब में साद ने दीनियात, तारीख़ और रियाजी के चंद किताबों के नाम सुना दिए। इस पर अपने साथियों को मरऊब होता देखकर नकली बादशाह ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। साद उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर तुमने फिर मुझे झूठा कहा तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नकली बादशाह चिल्लाया, इन्हें पकड़ लो। दो लड़कों ने अचानक हमला करके अहमद के हाथ से कमान छीन ली। तीन लड़कों ने साद पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक जस्त लगाकर एक तरफ हट गया। बाकी लड़कों ने उसके गिर्द घेरा डालने की कोशिश की, लेकिन वो आंख झपकने की देर में तुर्कश से तीर निकालकर अपनी कमान सीधी कर चुका था। हमला आवर अब आगे बढ़ने की बजाय सरासीमा होकर पीछे हट रहे थे। वो लड़के जिन्होंने अहमद की कमान छीनी थी, अब इसके तरकश से तीर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो घूंसों और मुक्कों से अपनी मुदाफत कर रहा था। साद कमान सीधे किए चंद कदम आगे बढ़ा तो वो भी एक तरफ हट गए। साद ने कहा, देखो, कमान फेंक दो वरना मैं तीर चला दूंगा। उसने अपना फिक्रा पूरा नहीं किया था कि एक लड़के ने अहमद की छीनी हुई कमान फेंक दी। अहमद ने आगे बढ़कर अपनी कमान उठा ली और तीर चढ़ाकर अपने भाई के करीब खड़ा हो गया। साद ने आहिस्ता से कहा, अहमद देखो, कहीं तीर छोड़ न देना। नकली बादशाह इंतहाई परेशानी की हालत में खड़ा था। साद ने उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए तीर का रुख उसकी तरफ कर दिया। सुर्ख टोपी वाला लड़का आगे बढ़कर चिल्लाया, देखो भाई, ये तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, कहीं तीर न चला ना देना। इसका बाप सिपा सलार है, अगर ये ज़ख्मी हो गया तो सिपाही तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। साद ने जवाब दिया, अगर इसने भागने की कोशिश की तो मैं सचमुच तीर चला दूंगा। दो तीन छोटी उम्र के लड़के बाग के दरवाजे के करीब पहुंचकर दुहाई मचा रहे थे। साद ने नकली बादशाह से कहा, अब तुम्हारी सल्तनत पर मेरा कब्जा हो चुका है। अब मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस तालाब में छलांग लगा दो। सुर्ख टोपी वाला लड़का फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, ये तालाब गहरा है, इसे तैरना नहीं आता, ये डूब जाएगा। बाग के बूढ़े माली ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन नकली बादशाह की हालत देखकर उसने आगे बढ़कर साद से कहा, साहबजादे, किसी नहत्ते को तीर से डराना बहादुरी नहीं। अगर तुम्हें लड़ने का शौक़ है तो दोनों खाली हाथ मुकाबला कर लो। मुझे लड़ने का शौक़ नहीं, लेकिन अगर इसे लड़ने का शौक़ है तो मैं खाली हाथ भी इसका मुकाबला करने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने अहमद के करीब अपनी कमान रख दी और फिर तरकश उतारकर उसके हवाले करते हुए कहा, अहमद, तुम होशियारी से दूसरे लड़कों का ख्याल रखो। नकली बादशाह का नाम ज़याद था। जिस्म के एतबार से वो 7 से 1.5 गुना मोटा मालूम होता था। उसने अपनी रेशमी टोपी और कुबा उतार कर साथी के हवाले की और आस्तीनें चढ़ाकर साद के मुकाबले के लिए बढ़कर कुश्ती शुरू हुई। और बाकी लड़के जो दूर दूर हट गए थे, कदरे मुतमिन होकर इनके गिर्द जमा हो गए। लेकिन 3 लड़के जो दरवाजे के करीब पहुंचकर शोर मचा रहे थे, वहीं खड़े रहे। पहली झपट में ज़ियाद ने साद को पटक दिया और ज़ियाद के साथ ही खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन साद फ़ौरन खड़ा हो गया। ज़ियाद ने उसे संभलने का मौका देने से पहले ही इसके मुंह पर घूंसा रसीद कर दिया और साद इस ज़रब की शिद्दत के बायस डगमगाता हुआ 2-3 कदम पीछे हट गया। सुर्ख टोपी वाला लड़का चलाया, देखो ज़ियाद, तुम कुश्ती की बजाय लड़ाई कर रहे हो, ये ठीक नहीं। ज़ियाद का दूसरा मुक्का साद ने अपने बाजू पर रोका और उसके साथ ही एक के बाद दीगरे 2 मुक्के उसकी गर्दन पर रसीद कर दिए। इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बाग से बाहर साद और अहमद का छोटा भाई हसन इनके इंतज़ार और अलमास के खराटों से तंग आकर उठा और बाग की तरफ चल दिया। पहले बाग को अबूर करते हुए दूसरे
बाग की चारदीवारी के अंदर लड़कों का शोर सुनाई दिया तो वो पूरी रफ्तार से भागा। दूसरे बाग में दाखिल होते ही जब उसने अजनबी लड़कों के दरमियान साद को ज़ियाद के साथ कुश्ती लड़ते देखा तो वो किसी तफ्तीश के बगैर कमान फेंक कर इन 3 लड़कों पर टूट पड़ा जो दरवाजे के पास खड़े दुहाई मचा रहे थे। इनमें से एक इसका हम उम्र और 2 ज़रा बड़े थे। हसन का पहला मुक्का एक लड़के के मुंह पर लगा और वो चीखता चिल्लाता सेब के दरख्तों की तरफ भाग निकला। इसके बाद इसने दूसरे लड़के पर हमला किया। उसने मुक्के का जवाब मुक्के से दिया, लेकिन तीसरे लड़के ने अमन पसंदी का सबूत दिया और वो अपने साथी को हसन के साथ मुकाबले में तन्हा छोड़कर एक टूटी हुई दीवार पर चढ़ गया। हसन अपने मद्दे मुकाबल के साथ देर तक लड़ता रहा। दोनों के कपड़े फट चुके थे, दोनों की ताकत जवाब दे चुकी थी, लेकिन कोई हार मानने के लिए तैयार न था। दीवार पर खड़े होकर चिल्लाने वाले लड़के ने साद और ज़ियाद की लड़ाई देखने वालों को इस तरफ मुतवज्जा किया और सुर्ख टोपी वाले लड़के ने भागकर उन्हें एक दूसरे से अलहदा कर दिया। हसन की एक आंख सूजी हुई थी और उसके मद्दे मुकाबल की नाक से खून बह रहा था। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने कहा, अरे तुम क्यों लड़ रहे हो? हसन के मुकाबिल ने जवाब दिया, इससे पूछो मैंने इसे क्या कहा था कि इसने आते ही मुझ पर हमला कर दिया। हसन बोला, और तुम मेरे भाइयों के साथ क्यों लड़ाई करते हो? सुर्ख टोपी वाले लड़के ने कहा, अच्छा वो तुम्हारे भाई हैं? अरे वहाँ तो कुश्ती हो रही है। हसन ने अहमद को तालाब की मेंढ पर इत्मीनान से खड़े देखा तो उसे तसल्ली हुई। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने कहा, आओ तुम भी कुश्ती देखो। इतनी देर में साद अपने मद्दे मुकाबिल को मगलूब कर चुका था। ताम इसके मुंह पर मुक्कों के निशान देकर हसन के लिए खामोश रहना मुश्किल था। वो तमाम लड़कों से ज़्यादा शोर मचा रहा था। भाईजान एक और मारो, ज़ोर से मारो भाईजान, ज़ोर से, नाक पर मारो। हाँ ये ठीक है, एक आंख पर भी मारो। ज़बान के साथ साथ उसके हाथ भी हरकत कर रहे थे और बूढ़ा माली उसकी हरकत और सकनाहत देकर हंसी से लोटपोट हो रहा था। बिलाखर ज़ियाद पीठ के बल गिर पड़ा। उसने दोबारा उठने की कोशिश न की। बूढ़े माली ने साद का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस तुम जीत गए हो, अब तुम इनके बादशाह हो। साद ने खामते हुए जवाब दिया, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। ज़ियाद उठा और माली से अपनी कबा लेकर लड़खड़ाता हुआ घर की तरफ चल दिया। माली ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, ये अपनी टोपी भी ले लीजिए। ज़ियाद ने मुड़कर माली के हाथ से टोपी ले ली, लेकिन सर पर रखने की बजाय एक तरफ को फेंक दी। 5 लड़के उसके साथ चल दिए, लेकिन बाकी वहीं खड़े रहे। साद अहमद के पास तालाब की मेंढ पर बैठ गया। एक लड़के ने ज़मीन पर पड़ी हुई टोपी उठा ली और उसे झाड़ कर माली के सर पर रखते हुए कहा, माली हमारे बादशाह का ताज अब तुम्हारे ही से आया है। लड़के हंसने लगे और माली ने टोपी उतार कर वापस देते हुए कहा, नहीं जनाब, ऐसा ताज पहनने से मेरी 1000 बार तौबा। ये ले जाओ और इसके घर पहुंचा दो। दूसरे लड़के ने कहा, नहीं भाई, ये इसहाक को दे दो, वो अपने बाप से बनवा कर लाया है। इसहाक अलज़हर के एक मशहूर दर्जी का लड़का वहीं मौजूद था, लेकिन वो इस टोपी को हाथ लगाने के लिए तैयार ना था। बिलाखिर माली ने साद की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, हम इस टोपी पर तुम्हारा निशाना देखते हैं। मैं इसे यहाँ से 30 कदम के फासले पर रखता हूँ। साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, 30 कदम? 30 कदम से तो हसन भी इसे निशाना बना सकता है। तुम इसे हवा में उछालो तो मैं इसका निशाना करूँगा। अच्छा भाई, देखते हैं ये भी। माली ये कहकर चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया और साद ने कमान में तीर चढ़ा लिया। लड़के दम बखुद होकर इसकी तरफ देख रहे थे। माली ने टोपी हवा में उछाली, साद ने तीर चलाया। तीर ज़मीन से चंद गज ऊपर टोपी में लगा और उसे अपने साथ ही नीचे ले आया। माली आफरीन आफरीन कहता हुआ भागा और तीर और टोपी उठा कर लाया। बाज़ लड़के खुलकर पास दबी आवाज़ ज़बान में साद को दाद दे रहे थे। साद ने माली से कहा, अब तुम इस टोपी को अपने सर पर रखो और मैं निशाना करता हूँ। माली ने मासूमाना अंदाज में कहा, क्यों जी, मैंने आपका क्या कसूर किया है? हसन ने आगे बढ़कर माली को तसल्ली देते हुए कहा, डरो नहीं भाईजान, तो मेरे सर पर सेब रखकर निशाना लगा लिया करते हैं। माली ने कहा, देखो भाई, अगर सेबों का निशाना करना चाहते हो तो वो सामने दरख्त हैं, वहाँ से जितने सेब चाहो छीट डालो, लेकिन मैं इस हमाकत के लिए तैयार नहीं। अहमद उठकर आगे बढ़ा और उसने माली के हाथ से टोपी लेकर अपने सर पर रखते हुए कहा, भाईजान मैं खड़ा होता हूँ। जब साद टोपी पर निशाना कर रहा था तो माली ने आंखें बंद कर रखी थीं। जब तक उसे यकीन न हुआ कि ख़तरा टल चुका है, उसने आंखें न खोली।
फिर वह साद को समझा रहा था, मियाँ साहबजादे, तुम्हारा निशाना वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा के लिए दूसरों के सुरों पर इसकी मश्क ना किया करो। सुर्ख टोपी वाला तालाब के पानी से अपना रुमाल भिगोकर हसन की आंखों पर टकोर कर रहा था। ये देखकर अहमद भी अपने रुमाल से इस लड़के की नाक का खून साफ करने लगा, जिसके साथ हसन ने ताकत आजमाई की थी। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने हसन से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? हसन, उसने जवाब दिया। और वो दोनों तुम्हारे भाई हैं ना? हाँ। कितने खुशकिस्मत हो तुम। तुम्हारे भाइयों के नाम क्या हैं? इनका नाम साद है और इनका नाम अहमद है, हसन ने यके बाद दीगरे दोनों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने इन लड़कों के साथ मज़ीद तारफ़ की ज़रूरत महसूस करते हुए कहा, मेरा नाम अदरीस है, अदरीस बिन अब्दुल जब्बार। तुम्हारे अब्बा जान का क्या नाम है? अब्दुल मनाम, हसन ने जवाब दिया। साद ने पहली बार हसन की तरफ गौर से देखा। अरे हसन, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई है? हसन की खामोशी पर अदरीस ने जवाब दिया, इसने भी कुश्ती की है। किसके साथ? अदरीस ने दूसरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके साथ मालूम नहीं कब से जोर आजमाई कर रहे थे, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था। दूसरे लड़के ने फरियादी होकर कहा, मैंने इसके साथ लड़ाई नहीं की, ये भागता हुआ बाहर से आया और आते ही इसने पहले वलीद को मुक्का मारा और वो भाग गया तो मुझ पर हमला कर दिया। हसन ने कहा, ये शोर मचा रहे थे, पकड़ लो, मारो, घेरो, मैं समझा लड़ाई हो गई। साथ वाले बाग से अलमास की आवाज़ें सुनाई दी। साद और अहमद, हसन, कहाँ गए हो तुम? साद ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, हम आ रहे हैं चचा। रुखसत होने से पहले साद ने अदरीस की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपका खेल ख़राब हुआ, हम लड़ने की नीयत से नहीं आए थे। अदरीस ने जवाब दिया, आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, आपके आने से जो खेल हमने देखा है वो ज़्यादा दिलचस्प था। अलमास बाग के दरवाजे से नमूदार हुआ और उसने वहीं रुककर बुलंद आवाज़ में कहा, मैं समझता था तुम शायद घर चले गए हो, बहुत परेशान किया तुम लोगों ने, अब आओ। जब ये तीनों भाई चल पड़े तो मदीनतुज़ ज़हरा के लड़के बारादरी में सेबों की तरफ मुतवज्जा हुए। एक लड़के ने पीछे से आवाज़ दी, ठहरिए, अपने हिस्से के सेब लेते जाइए। साद ने मुड़कर जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, सेब हमारे बाग में बहुत हैं। अदरीस कुछ देर इनकी तरफ देखता रहा। जब वो बाग के दरवाजे पर रुककर अलमास को अपनी सरगर्जिश सुना रहे थे तो अदरीस कुछ सोचकर तेज़ी से चलता हुआ इनके करीब पहुंचा और उसने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, मेरे साथ घर तक चलें, वहाँ से आपको हमारे नौकर करतबा पहुंचा देंगे, हमारा घर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। साद ने कहा, नहीं, आज का दिन हम पैदल चलना चाहते हैं। लेकिन ये आपका छोटा भाई तो बहुत थक गया है, मैं इसे देख रहा था, ये बड़ी मुश्किल से कदम उठा रहा था। अलमास ने कहा, नहीं नहीं, हसन बहुत बहादुर है। क्यों हसन, तुम थक गए हो? हसन कुछ सफ़र की थकावट और कुछ लड़ाई के बाइस नढाल हो चुका था। अदरीस की तवज्जो को उसने अपने लिए तायदे गैबी समझा, लेकिन अलमास ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने बूझी हुई आवाज़ में जवाब दिया, नहीं चचा, मैं चल सकता हूँ। दूसरे बाग से निकलकर उन्होंने ये के बाद दीगरे अदरीस से मुसाफा किया। अदरीस कुछ देर खड़ा इनकी तरफ देखता रहा। हसन को कोई 100 गज चलने के बाद मुंह बसोरकर ज़मीन पर बैठ गया। अलमास ने कहा, क्या बात है हसन? बस मैं यहीं रहूँगा, हसन ने तल्ख लहजे में कहा। अलमास ने हसन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़मीन पर बिछा जा रहा था। बिलाखिर अलमास ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया। कोई 1.5 मील हसन का बोझ उठाकर चलने के बाद अलमास ये महसूस कर रहा था कि उसने अदरीस की पेशकश को ठुकराने में गलती की है। अचानक पीछे से एक सवार घोड़ा सर पर दौड़ाता हुआ आया। साद ने मुड़कर पीछे देखते ही उसे पहचान लिया और कहा, यह तो वही लड़का है। हसन ने उसे देखते ही शोर मचाने लगा, चचा मुझे उतार दो, चचा चचा मुझे उतार दो। अलमास ने बेपरवाही से कहा, नहीं नहीं, अब बैठे रहो, तुम 10 कदम चलने के बाद फिर ज़मीन पर लेट जाओगे। हसन चिल्लाया, चचा मुझे छोड़ दो वरना मैं अब काटूंगा। अलमास को इसकी परेशानी की वजह मालूम ना थी और साद और अहमद हंसी से लोटपोट हो रहे थे। अलमास ने हसन को अपने कंधे से उस वक़्त उतारा जब अदरीस इनके करीब पहुंचकर घोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था। अदरीस ने किसी रस्मी तमहीद के बगैर कहा, मैं समझता था कि अभी तक आप बाग के आसपास ही बैठे होंगे, लेकिन आप बहुत दूर निकल आए। लो भाई हसन, तुम और अहमद इस घोड़े पर सवार हो जाओ। अदरीस घोड़े से उतर पड़ा, लेकिन अलमास ने कहा, आपने बहुत तकलीफ़ की, लेकिन इसे वापस कौन लाएगा? मैं आपके साथ कुर्तबा जा रहा हूँ, वहाँ मेरे मामू रहते हैं, घर से मुझे रात वहाँ रहने की इजाज़त भी मिल गई है। अलमास ने कहा, अच्छा फिर आप हसन को अपने साथ बिठा लें। नहीं, मैं पैदल चलना चाहता हूँ। अलमास ने अहमद और हसन को घोड़े पर बिठाकर इसकी बाग पकड़ ली। साद और अदरीस आपस में बातें करते हुए इसके पीछे हो लिए। थोड़ी देर में
साद और अदरीस आपस में बेतकल्लुफ़ भी हो गए। अदरीस ने हंसते हुए कहा, ये अजीब बात है, हसन की दाईं आंख पर चोट लगी है, तुम्हारी बाईं आंख सूज रही है, और ज़ियाद की दोनों आंखें स्याह हो रही थीं। जब तुमने कमान में तीर चढ़ा लिया था तो मैं वाकई बहुत परेशान हुआ था। मुझे डर था कि तुम कहीं सचमुच किसी को मार ना डालो। नहीं नहीं, मैं उन्हें डरा रहा था। अदरीस ने कहा, तुम्हें मालूम है कि अगर वो सब तुम पर हमला कर देते तो मैं क्या करता? साद ने जवाब दिया, शायद तुम हमारे साथ ना लड़ते। नहीं, मैं तुम्हारा साथ देता, और शायद 4 और लड़के भी तुम्हारा साथ देते। अलमास इनकी बातें दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। उसने सवाल किया, भला तुम इनका साथ क्यों देते? अदरीस ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, क्योंकि ज़ियाद की ज़्यादती थी, और ज़्यादती करने वालों का साथ देना सख्त गुनाह है। करतबा की गुंजान आबादी से बाहर एक खूबसूरत बाग की 4 दीवारी के अंदर एक किला नुमा मकान की तरफ इशारा करते हुए साद ने अदरीस से कहा, वो हमारा मकान है। बाग के दरवाजे के करीब पहुंचकर अदरीस ने कहा, अब मैं अपने मामू के यहाँ जाऊँगा, वो शहर की दूसरी तरफ रहते हैं। साद ने कहा, नहीं, आज तुम हमारे यहाँ ठहरो। नहीं नहीं, मैं कल आपके पास आऊँगा। मामू जान की इजाज़त के बगैर अगर मैं आपके पास ठहर गया तो वो खफा होंगे। कल मैं आपके साथ तीर अंदाज़ी की मशक भी करना चाहूँगा। ये कहकर अदरीस अलमास की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप मुझे तीर अंदाज़ी का सबक दिया करेंगे ना? अलमास ने जवाब दिया, अगर तुम शायर नहीं हो तो मैं तुम्हें करतबा का बेहतरीन तीर अंदाज़ बना दूँगा। मैं शायर नहीं हूँ। वहाँ तो मैंने किसी और की नज़म पढ़कर सुना दी थी। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। अदरीस अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हुआ और ये तीनों भाई अपने बाग में दाखिल होकर घर की तरफ रवाना हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी का बाकिया हिस्सा अगली वीडियो पे आपके सामने पेश करूँगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद मेहनत करके अगली स्टोरी आपके सामने पेश कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।